हेलो। इस सेशन में हम देखेंगे कि मोशन इन लिफ्ट में गति। इसके मेनली 4 सिचुएशन बनते हैं, कंडीशन बनते हैं। और ये मान लेते हैं कि कोई लिफ्ट है, इसमें पर्सन है, कोई पर्सन है, या तो लिफ्ट जो है हमारी ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है। और पर्सन जो होता है वेटिंग मशीन, वेट तौलने वाली मशीन पर खड़ा। अब एपरेंट वेट क्या होता है, जो आभासी वेट होता है, वो किन-किन सिचुएशन में कैसा फील करेगा पर्सन, वो हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास वेइंग मशीन है, वेट तौलने वाली। जनरली आप लोग देखते हैं वेट तौले भी होंगे, तो वेट तौलने वाली मशीन है, इस पर पर्सन खड़ा है। और लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के 4 सिचुएशन बनते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं वेट क्या होता है, भार क्या होता है। तो वेट, भार। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक छोटा-सा गेंद रखा गया है और इसका मास m है। अब इसका वेट जो होता है अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, वो होगा m इंटू जी। मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है। अब इसको अगर डिफाइन करना हो वेट को, तो हम कैसे डिफाइन करें? पृथ्वी पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। यानी यहाँ पे आप देखें तो फोर्स है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन है। अब वेट जो हुआ वो कितना हुआ? मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। अब जी क्या है वो देख लेते हैं कि इस बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जहां फोर्स है, न्यूटन का दूसरा नियम यही कहता है, जहां बल है वहां पे क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है। तो जो एक्सीलरेशन यहाँ पे इस फोर्स के कारण उत्पन्न हो रहा है, उसको बोला जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। ये हुआ। अब हमारा यहाँ पे अगर कोई अर्थ सरफेस या किसी भी सरफेस पर कोई वेट रखा गया है, तो उसका वेट किधर? ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। और वो होता है इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन होगा, और रिएक्शन ऑलवेज होता है अपवर्ड होता है। और इस रिएक्शन के कारण ही हमें अपना वेट फील होता है, हमें अपना भार महसूस होता है। इस रिएक्शन, अगर किसी सिचुएशन में रिएक्शन 0 हो जाए तो हमें अपना वेट जो होता है शून्य प्रतीत होगा। वो कंडीशन होता है वेटलेसनेस, भारहीनता की अवस्था। और ये यांत्रिक यात्रियों को महसूस होती है, फील होता है। और जो अगर कोई पर्सन है लिफ्ट में है और लिफ्ट की डोरी जब टूट जाती है, तो उस कंडीशन में भी अगर कोई पर्सन है तो उसको भी ये महसूस होता है। अ, स्थिति फर्स्ट लेते हैं। स्थिति फर्स्ट हमारा है जब लिफ्ट विराम में हो, और कोई जरूरी नहीं कि विराम में हो, या नियत वेग से अपवर्ड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोशन कर रही हो। यहाँ पे लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, और पर्सन जो था वेगिंग मशीन पर खड़ा है। वेगिंग मतलब वेट तौलने वाली मशीन है, उस पर खड़ा है। और लिफ्ट या तो विराम में है या नियत वेग से गतिशील है। तो नियत वेग से गति कर रही, तो वेट तो नीचे ही वर्क किया, एक्सीलरेशन हमारा 0 होगा। तो यानी v 0 है या कांस्टेंट है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन 0 हो तो लिफ्ट हमारी रेस्ट पर ही हो। लिफ्ट हो सकता है कि नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से गति करे तो एक्सीलरेशन 0 होगा। उस कंडीशन में जो वेट होगा, आभासी भार होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा, mg। यानी पर्सन के वेट में न तो इंक्रीज होगा और न ही डिक्रीज होगा, जो एक्चुअल होगा वही उसे फील होगा। अब ये वेटिंग मशीन जो होता है उसका एक्चुअल वेट बताएगी। और स्थिति अब लेते हैं हम बी, और या दूसरा कह लें। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमारी जो लिफ्ट है वो ए त्वरण से ऊपर की तरफ गतिशील है। तो यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो उस कंडीशन में वेट तो नीचे की तरफ mg वर्क किया, और जो रिएक्शन होगा वो आर ऊपर की तरफ होगा। लिफ्ट हमारी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में जो एक्टिव फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, तो मीन्स आर रिएक्शनरी फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा, वेट हमारा
कम होगा तो एक्टिव फोर्स R माइनस mg इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। अब mg को हम इस तरफ लाए तो R इक्वल टू ma प्लस mg और m को कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा a प्लस जी या g प्लस a। इस समय जो पर्सन होगा उसको अपना वेट क्या प्रतीत होगा, हैवी प्रतीत होगा, यानी जो आभासी वेट होगा वो रियल वेट से ज्यादा प्रतीत होगा। यानी वेगिंग मशीन क्या बताएगी कि पर्सन का वेट जो होता है बढ़ा हुआ है। आप लोग भी किसी माल या कहीं लिफ्ट लगा हो उसमें अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप फील करते होंगे कि आपका वेट जो होता है बढ़ा हुआ है। अब हमारा कंडीशन है सी और इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो हमारी लिफ्ट है वो ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गति कर रही है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो उस कंडीशन में वेट mg नीचे ही होगा, रिएक्शन हमारा ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पे जो एक्टिव फोर्स होगा वो मास टाइम एक्सीलरेशन और एक्टिव फोर्स यानी नीचे की तरफ आ रही है तो अब mg ज्यादा होगा और रिएक्शनरी फोर्स जो होगा वो कम होगा तो mg माइनस आर करेंगे, एक्टिव फोर्स मिलेगा। मास टाइम एक्सीलरेशन आर को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ मिलेगा mg माइनस m को कॉमन ले लें तो g माइनस ए। अब यहाँ पे जो आभासी वेट है, आभासी भार है वो वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, यानी व्यक्ति को अपना वेट जो होता है कम प्रतीत होगा, फील होगा। अब वेइंग मशीन जो होता है पर्सन के जो वेट को जो होता है कम बताएगी। अ, अब एक सिचुएशन इसी कंडीशन में बनता है कि जब लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ आ रही हो और उस कंडीशन में एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब यहाँ पे R इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब ए की इक्वल टू हम जी रखेंगे तो जी रिएक्शन जीरो हो गया और रिएक्शन जीरो हो गया तो यही कंडीशन होता है, भारहीनता की अवस्था होती है। अंतरिक्ष यात्री इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। अतः मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। यानी ये सिचुएशन होता है कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो नीचे की तरफ जी त्वरण से नीचे आएगी और उस कंडीशन में उसमें बैठा पर्सन जो होता है भारहीनता महसूस करेगा, भारहीनता की अवस्था में होगा। अब आते हैं हम लोग चौथा कंडीशन लेते हैं कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो और एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अधिक हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे लिफ्ट हमारी ये सिचुएशन है, लिफ्ट हमारी ये नीचे की तरफ आ रही है ये एक्सीलरेशन से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वेट नीचे की तरफ और रिएक्शन आर ऊपर की तरफ और ये कंडीशन होगा नीचे आ रही है तो फिर हमारा एक्टिव फोर्स mg माइनस आर होगा तो mg में से हम आर को सबट्रैक्ट करेंगे, मास टाइम एक्सीलरेशन हो जाएगा तो mg माइनस ए। अब आप ये देखें कि एक्सीलरेशन ये हमारा जीरो है यानी टू माइनस अगर ये मान लें कि टू माइनस फोर यानी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, निगेटिव। तो ये जो टर्म होगा वो निगेटिव होगा तो ये ग्रेटर है जी से मीन्स आर जो होगा वो निगेटिव होगा यानी रिएक्शन हमारा निगेटिव हो गया। मीन्स पर्सन जो यहाँ पे है वो क्या होगा कि ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर लिफ्ट की छत से लग जाएगा यानी लिफ्ट की छत से टकराएगा वो। तो अतः व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित होगा तथा लिफ्ट की छत पर ठहरेगा यानी लिफ्ट की छत पर जाकर उसका सर टकरा जाएगा। तो ये कंडीशन होती है चौथी। अब इस पर कुछ बेहतर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप हिंदी में एक तरह से कहें कि जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस कंडीशन पर हमारे पास एक गुब्बारा है और ऊपर की ओर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। अब क्या करते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हम कितना द्रव्यमान कितना मास काट कर निकाल दें कि इसका एक्सीलरेशन डबल हो जाए यानी टू टाइम्स हो जाए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा है कि m द्रव्यमान का गुब्बारा ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसका त्वरण दो गुना करने के लिए गुब्बारे से कितना द्रव्यमान हटाना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हवा का उत्प्रेक्ष बल R है तो जो एक्टिव फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन R माइनस mg एक्टिव फोर्स होगा इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा सिचुएशन अब ये मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान इसमें से निकाल दिया गया
तो माना त्वरण दोगुना करने के लिए m1 द्रव्यमान हटाना होगा। अब इस कंडीशन में हमने m1 द्रव्यमान इसमें से निकाल लिया, तो r माइनस m माइनस m1 g इक्वल टू m माइनस m1 2a। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो या इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो r माइनस mg प्लस m1g इक्वल टू 2ma माइनस 2m1a। अब यहाँ पे ये टर्म देखें तो फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट से ये मास टाइम एक्सीलरेशन के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं मास टाइम एक्सीलरेशन प्लस m1g इक्वल टू 2ma माइनस 2m1a। अब ma को हम इस तरफ लाते हैं और इस टर्म को हम इधर ले आते हैं और इस टर्म को इस तरफ ले चलें, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2m1a प्लस m1g इक्वल टू 2ma माइनस ma। अब इन इसमें से हम m1 हमको फाइंड करना है, तो m1 फाइंड करने के लिए m1 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 2ma से ma सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमको मिल जाएगा ma। तो m1 इक्वल टू मिला हमको ma अपॉन 2a प्लस जी, यानी इतना मास a अपॉन 2a प्लस जी मास हमको गुब्बारे से निकालना होगा, हटाना होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पे 70 केजी का एक व्यक्ति जो समुद्र में स्थित किसी नाव पर सवार है, सवार है को एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है। इस प्रक्रिया में रस्से का प्रयोग किया गया है जो 100 केजी वेट का महत्तम बल वहन कर सकता है। हेलीकॉप्टर को किस महत्तम त्वरण से उठाना चाहिए कि रस्सा न टूटे, टूटे नहीं? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर है हमारा और इस पर्सन को ऊपर की तरफ उठाना है, तो यहाँ पे जो डोरी है उसमें टेंशन टी है, वेट नीचे की तरफ, तो एक्टिव फोर्स चूंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ अपवर्ड है तो एक्टिव फोर्स होगा टी माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। तो हम लिख देंगे टी माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। अब टी दे रखा है यहाँ पे, देखिए 100 केजी वेट, तो T इक्वल टू जो टेंशन है वो दे रखा है कि 100 केजी वेट। इसको न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो इसमें G को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 100 G न्यूटन। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं 100 G माइनस m की वैल्यू 70 और G है हमारा यहाँ पे, और ये 70 ये। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 30g मिलेगा, तो 30g अपॉन 70 और 30 इंटू टी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो 4.2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इसको लिफ्ट करना होगा, हमको उठाना होगा, जिससे रस्सी जो ब्रोक नहीं करेगी। एक और बेहतर क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का ही है। 33 40 केजी साइंती का कोई बंदर, साइंती और द्रव्यमान एक ही चीज होता है, का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें किसमें रस्सी जो होगी वो टूट जाएगी? पहला सिचुएशन ये बंदर है और ये हमारे पास कंडीशन है, पहला कंडीशन ये दे रखा है बंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के ऊपर चढ़ता है, यानी ऊपर चढ़ रहा है तो एक्टिव फोर्स T माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा T माइनस एम जी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। अब T को हम यही रख दें, mg को इधर ले जाए तो mg प्लस मास टाइम एक्सीलरेशन। m की वैल्यू जो है दे रखा है 40 केजी और g को हम 10 ले लेते हैं तो 40 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 6 और एक्सीलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो हमको मिलता है 640 न्यूटन, और ये रस्सी जो होती है कितना सहन कर सकती है न्यूटन? 600 न्यूटन, यानी इस कंडीशन में ही रस्सी हमारी ब्रोक कर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। बंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे उतरता है, तो नीचे उतरता है तो mg एक्टिव फोर्स mg माइनस टी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन होगा, तो mg माइनस टी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। टी को सॉल्व करें तो mg माइनस एम ए जी माइनस ए। अब g की वैल्यू 10 और यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 40, तो 40 इंटू 10 माइनस 4 सॉल्व किए तो ये मिलेगा 240 न्यूटन, यानी इसमें तो रस्सी ब्रोक नहीं करेगी। अब आते हैं हम लोग इसका सी है, बंदर 5 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। अब यहाँ पे देखें कि यूनिफॉर्म
स्पीड हो गया, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो T माइनस mg इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन 0, तो T इक्वल टू हो जाएगा mg, m की वैल्यू 40 और g की वैल्यू 10 तो 400 न्यूटन। और डी सिचुएशन दे रखा है कि बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। तो गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरेगा तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर हो जाएगा, तो E इक्वल टू जी और देन T इक्वल टू mg माइनस ma, और इस कंडीशन में टेंशन ही हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रस्सी में कोई टेंशन ही नहीं रह जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।